अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों लिहाज से सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है। एक जानब भारत की रेशा दवानियाँ हैं तो दूसरी जानब अफ़गानिस्तान के अंदर जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और उसके नतीजे में जो हालात पाकिस्तान के ऊपर तारी हो रहे हैं वो यकीनन इस बात का तकाज़ा कर रहे हैं कि हमें हंगामी बुनियादों पर कुछ सोचना है और उस हवाले से इक़दामात जो हैं वो उठाने हैं। ज़ाहिर है जब हम दासू का वाक़या देखते हैं और फिर अचानक इस्लामाबाद के अंदर अफ़गान सफ़ीर की जो साहबजादी हैं उनका एक मुबैना अगवा देखते हैं तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। ज़ाहिर है कि दासू का वाक़या जो था जिसमें चीनी इंजीनियरों की हलाकत हुई यकीनी तौर के ऊपर सी पैक को मुतासिर करने के लिए था और वो मुतासिर हुआ भी। इसी तरीके से जो ये अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की साहबजादी का अगवा है इसके पीछे भी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि कोई ग्रैंड एजेंडा है और रॉ उसके अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और ज़ाहिर है कि जो कोशिश हो सकती थी एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के लिए वो पाकिस्तान ने की, लेकिन अमेरिका इस तरीके से भागा कि उसने माजी की तमाम जो रवायात हैं अपनी उनको कायम और दायम रखा। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक भी है। गो कि चीन की जानिब से जो बयान आया है वो हौसला अफजा है, मिलकर काम करने की जो ख्वाहिश है और सी पैक को जो है वो आगे ले जाने का जो इंदिया है यकीनन खुश आइंद है। इसी तरीके से ज़ाहिर है आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात की और दोनों जानिब से अच्छे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बात वही है कि बैरून दरिया कुछ है, अंदरून दरिया कुछ है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अंदरूनी तौर पर अब जो सूरत हाल है हमारी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके लिए कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, कितनी गंभीर सूरत हाल है और कितनी बेल्ट टाइटन अप करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अमेरिका जिस तरीके से एक खिला छोड़ के निकला है अफगानिस्तान से, ये दूसरी दफ़ा उसने ऐसे किया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, अब दूसरी दफ़ा उसने ऐसे किया और ये मैं समझता हूँ कि ख़ास मनसूबे के तहत किया। उनका ख्याल ये था कि वैक्यूम होगा और उसमें सारे सकिन हो जाएंगे। इसमें अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ और अभी तक भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जिस किस्म की शोरश का अंदेशा था अभी तक तो हालात इतने बिगड़े नहीं हैं। बहरहाल पाकिस्तान के लिए अंदरूनी तौर पर चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर की और बातें मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान अब उस गेम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जो अमेरिका इस खत्ते में काफ़ी अरसे से खेल रहा है। उसका ख्याल ये था कि इससे कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा भी था कि अफगानिस्तान से निकल आने के बावजूद भी हमारे पास जगह हैं जहाँ से हम अपने मफादात की निगहदाश्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो इस सिलसिले में अपना सब वाज़ेह कर दिया है कि हम ये नहीं करने को तैयार। तो पाकिस्तान अमेरिका की यहाँ खत्ते में मौजूदगी खतरात को पूरी तरह समझता भी है और काफ़ी हद तक जो अमेरिका के इस खत्ते के बारे में डिज़ाइंस हैं वो भी अब बड़े क्लियर हो गए हैं कि वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इस रीजन को वो अनस्टेबल रखने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी। और उसकी कोशिश इसलिए भी है कि चूँकि चीन का असर रसूख बड़ा बढ़ गया है इस खत्ते में और बढ़ रहा है दिन ब दिन, और वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है सीपैक की वजह से उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है और अगर अफगानिस्तान सेटल हो जाएगा तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से उसके बाद फिर स्काइज द लिमिट। अमेरिका ये चीन को ये खुला मैदान देने को तैयार नहीं है। इसके लिए अफगानिस्तान में और पाकिस्तान दोनों को खतरा का सामना है और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे गैर मुस्तहकम करने की जो पुरानी साजिशें थी
वो अभी तक चल रही हैं। ठीक है जनरल साहब, मैं आता हूँ अब इसमें। रसूल बख्श रईस साहब ये फरमाइएगा कि आप ये समझते हैं कि जैसे दासू का वाक़या है या अब ये अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का अगवा है, ये राइट और लेफ़्ट दोनों जानिब से मेरी मुराद भारत और अफ़गानिस्तान दोनों जानिब से पाकिस्तान को सैंडविच करने की कोशिश है अमेरिका बहादुर की सरपरस्ती में, जिस तरीके से जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब बात कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो मुसलसल हम देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस वक्त नहीं बल्कि कई दहाइयों से भारत और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान गहरे राब्ते पैदा हो चुके हैं। और हम जितना भी अफगान की इस हुकूमत से जो कठपुतली हुकूमत है मेरे ख्याल में, और देखेंगे कि जब इसका घिराव अब हो रहा है, इसको महदूद किया जा रहा है, तो शोर भी ज़्यादा मच रहा है और रद्द-ए-अमल भी हमें ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो इसके दौरान हमने यही देखा है कि पाकिस्तान में कोशिश की गई है कि दहशतगर्द ग्रोहों की, और मुख्तलिफ नौइयत के हैं और मुख्तलिफ काम उनके सुपुर्द किए हुए हैं कि उनको मुतहर्रिक किया जाए। और बिल्कुल इसके अलावा कोई और गिरोह हो नहीं सकता कि यहाँ पे जो गिरोह यहाँ पे सरगर्म अमल थे हमारे खिलाफ, उनको भी निकाल के हमने बाहर किया है। वो भी अफगानिस्तान में तो 5000 के करीब वहाँ पे पनाह गुज़ीन हैं, पनाह लेके बैठे हुए हैं, और वो वक्तन दरअंदाजी करते रहते हैं कि सब कुछ हमें मालूम है कौन करवा रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में दोबारा हो नहीं सकती, उसके लिए हमें ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। और जिस तरह हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी सलामती को बिल्कुल फुल प्रूफ बनाए और ताकि हमारा दुश्मन कामयाब ना हो सके, लेकिन कहीं कहीं उनके कारिंदे वो जो स्कीमें बनाते रहते हैं कामयाब भी हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है जब से ये चीनियों के खिलाफ ये वाक़या हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी भी शहीद हुए हैं, चीनी भी शहीद हुए हैं। तो वो उससे यकीन जाने कि मेरा दिल काफ़ी परेशान रहा है। मैं परेशान रहा हूँ कि आखिर तो ये लोग हमारी खिदमत, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, और मकसद यही है हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत का कि तरक्की का अमल ना आगे बढ़ा जाए। मैं आता हूँ रसूल बख्श रईस साहब, इसमें मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि मैं ज़रा ये राय इसलिए ले रहा हूँ कि जो इस वक्त एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं यकीनन वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी इस वक्त एक नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ी है? बिल्कुल सही कहा आपने। बाहर के चैलेंजेस तो हैं ही। इंडिया हमारा एक सोर दुश्मन है, उसने तो कसम खाई हुई है कि हमें डिस्टेबलाइज करेगा। उसके साथ साथ जब तक अशरफ गनी सदर हैं तब तक पाकिस्तान के लिए ये न सिर्फ स्टेटमेंट्स आती रहेंगी बल्कि उनकी जो NSD है और जो उनके बाकी एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल होते रहेंगे। मुसीबत की बात ये है, अच्छा अमेरिका को भी जब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी तो शायद अमेरिका भी इंडिया के थ्रू कुछ चीजें करवा सकते हैं। मसलन जस्टिस तकी उस्मानी के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन एक ऑलमोस्ट हमला हो जाता है। उससे पहले भी हमले हो चुके हैं उनके ऊपर, और ये 2-3 इंसिडेंट्स हो गए हैं। जो तशवीश की बात है कि हमें इस चीज का इदराक होना चाहिए था और हमें पता होना चाहिए था कि ये इंसिडेंट्स होने वाले हैं, और हमें अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज बिलउमूम मगर पुलिस बिलखुसूस उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में हमने आज तक उस पर इतना जोर नहीं दिया कि हम इन चीज़ों को ठीक कर सकें। अब ये जो साहबजादी हैं अफगान एम्बेसडर की, उनका जो इंसिडेंट हुआ है इससे मेरे ख्याल में बड़ी परेशानी होनी चाहिए। टू टॉप इट ऑल उन्होंने सुनने में आया है कि अपने सफ़ीर को और अमले को वापस बुला लिया। पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई होगी इसमें, और हमें अल्लाह करे कि शेख रशीद कह रहे हैं कि 24 घंटे में 72 घंटे में भी पता चल जाएगा। लेट्स सी ये हो जाए। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि हमें पता है कि हमारे स्वॉर्न एनिमीज हैं वो हमें डिस्टेबलाइज करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने दासू पे हमला किया, जिन्होंने शायद इस बच्ची को अगवा किया,
वो ऐसे लोग हैं जो रियासत से नाराज हैं, they are ready to be sold, they are ready to be bought by outside agencies. उन्होंने साफ कहा हुआ है अजीत डोवल ने और जनरल्स ने कि जी हम तो लोग खरीदेंगे, वो अवेलेबल हैं। मुसीबत यह कि हमने अभी तक मेरे ख्याल में एक स्टेप भी नहीं लिया कि इन लोगों को वापस ला के कौम के मेन जो धारा है उसमें शामिल किया जाए। मैं आता हूँ मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो एक अजीब व गरीब अपनी नौइयत का वाक़या हुआ है, अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी का अगवा, जिस तरीके से वो निकली हैं बग़ैर सिक्योरिटी के, गाड़ियां हैं एम्बेसी की वो इस्तेमाल नहीं की, एक टैक्सी इस्तेमाल नहीं की, 4 टैक्सी इस्तेमाल हो रही हैं, फिर वो एक जगह पे नहीं जा रही हैं, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रही हैं, रास्ते में एम्बेसी पड़ती है वो उसमें ड्रॉप नहीं हो रही हैं। ये आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि इसका क्या डिज़ाइन क्या आपको नज़र आता है, मकासद क्या नज़र आते हैं? देखिए, एक तो मेरा अपना तजिया है ये, और बेस्ड ऑन वट एवर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मेरा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये एक तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया जो भी हुआ है। नंबर 1 इम्कान बहुत ज़्यादा ये है कि ये निकली थी और कोई ख़ास पैगाम रसानी कर रही थी किसी ऐसे शख्स के साथ जिसको एम्बेसी में मिलना शायद गवारा नहीं था, और एम्बेसी का कोई स्टाफ शायद इसके लिए तैयार नहीं था, या एम्बेसी के हर स्टाफ को शायद कोई डर था कि वो पकड़े जाएंगे इस सिलसिले में। तो एक तो बड़ा मेरे दिल में ये शक है कि ये किसी पैगाम रसानी के लिए गई थी और फिरती रही, और जहां उनको मौका मिला उन्होंने पैगाम शायद पहुंचा दिया या नहीं पहुंचाया। उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ मिलकर ये जो अगवा का ड्रामा रचाया गया है, क्योंकि उनको ये भी अंदाजा हो गया था कि अब इतना अरसा मैं रही हूँ बाहर और मुझे कोई ना कोई, क्योंकि ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं उनको शायद ये शक भी पड़ गया था कि मुझे अब ये सारा डिस्कवर हो जाएगा। तो ये सारा ड्रामा हर मुझे एक ड्रामा भी लगता है इसमें। दूसरा एक आम जो तासुर जो लोग बात कर रहे हैं जिसके सिलसिले में मेरे ख्याल बात ना करना ही मुनासिब है, तो ये मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि ये सारा इंसिडेंट इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर बदौन करने में, क्योंकि अशरफ गनी साहब और उनकी हुकूमत हर गुजरते लम्हे के साथ वो काबुल के अंदर अपने महल में भी ज़्यादा महसूस होते जा रहे हैं, और उनकी रेट वहाँ पे जिस तरीके से अफगान फोर्सेस मेल्ट हो रही हैं और काफ़ी सारे तालिबान से मिल रहे हैं, काफ़ी सारे हथियार फेंक के अपने घरों को चले गए हैं, तो उनको अभी ये समझ नहीं आ रही कि कैसे ये होगा। और उनका ये तो तयशुदा है कि वो अशरफ गनी साहब ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका की सरबराही में सब कुछ ये कर रहे हैं। अगर आपको याद हो 27 फरवरी का जो वाक़या हुआ था जब एयर फोर्सेस का टकराव हुआ था, उस वक्त भी हमारे कुछ ज़राए ने बाद में इत्तला पेश की थी, मीडिया पर भी आया था कि काबुल में मंसूबा बना था जिसमें भारत और रा और मुसाद शामिल थे, और किसी एक बड़ी ताकत की सरबराही में ये सारा काम हुआ है। तो पाकिस्तान के ऊपर नज़र तो सबकी है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है, जारी रहेगी। और जिस तरह अभी मार्शल भी कह रहे थे, मसूद भी, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था। मैं आता हूँ जनरल साहब, इस तरफ एक सेपरेट सवाल बनता है, मैं आता हूँ। रसूल बख्श रईस साहब, ये फरमाइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने मामलात जो हैं उनको नफ़रत की सतह के ऊपर पहुंचा दिया है और उसके अंदर कोई वापसी दिखाई नहीं दे रही है। रियासत का काम, अब जब हम रियासत बात करते हैं तो वो हुकूमत और रियासत अलग होकर उसका मानी कहीं और चला जाता है। देखना ये है कि जिस मुकाम पे हम आज खड़े हैं उस पे जहाँ यकजहती की ज़रूरत है, अगर ये सिलसिला जो है अदम इस्तेकाम का अंदर है तो फिर तो बहुत आसानी है जो भी कोई कुछ करना चाहे। देखिए, पता नहीं कि आप किसकी आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। हुकूमत की पता नहीं आइसोलेशन की तालिबान बात कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इंतखाबात के बाद ही उन्होंने जो एक सियासत शुरू की, वो सियासत अभी तक जारी है कि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना है।
तो अगर हमारा बाहर का दुश्मन रियासत को गैर मुस्तहकम करता है तो हुकूमत उससे कोई जुदा तो नहीं होती कि गैर मुस्तहकम क्या होता है? आपके तरक्याती मंसूबे गैर मुस्तहकम होते हैं, आपकी मईशत गैर मुस्तहकम होती है, आपके लोगों में बेचैनी, इज़्तिराब और इंतशार की कैफियत पैदा होती है। बाहर का दुश्मन अगर आपकी मईशत को तबाह कर रहा है तो क्या मुनज़्ज़म तरीके से माजी में पाकिस्तान की मईशत को तबाह नहीं किया गया? आप ज़रा देख लें वो मंसूबे और वो मुआहदे जो 40 साल तक होते रहे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ, और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने की कोशिश की गई कि ताकि हम दुनिया के साथ बिल्कुल मुसाबकत ही ना कर सकें। तो आज अगर वो अंदर से वही ताकतें हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर रही हैं तो बुनियादी तौर पर रियासत को मुस्तहकम कर रही हैं। रियासत का जो इंतजामी चेहरा होता है, इंतजामी हाथ होता है, वो हुकूमत ही होती है। कि ये नहीं हो सकता था कि वो इंतखाबात को मान के आगे चलते और हुकूमत का साथ देते तो रियासत का साथ देते। तो मैं तो ज़ातों पे समझता हूँ कि जो सियासत पाकिस्तान में की जा रही है, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उन ताकतों के हाथ में ये लोग खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। मैं आता हूँ रसूल बख्श रईस साहब। अब इसमें मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि हम जब इंटेलिजेंस, आपने तैयारी की बात की, जनरल साहब ने भी तैयारी की बात की, जब हम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बात करते हैं तो ये बात भी कहते हैं कि आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हमने रोकी हैं। वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं जो नहीं हो पाती। लेकिन इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं कि उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ जो है बासपुरस होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब ये जो दासू वाला वाक़या है, यकीनन इसने पाकिस्तान और चीन के हवाले से उनके काफ़ी जो चीनी अखबारात हैं उनमें जो कुछ लिखा गया है उसमें वो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है जो काफ़ी सख्त है। अब ऐसी सूरत हाल में जो सी पैक का फ्यूचर है, ज़ाहिर है वो डिपेंडेंट है आपकी अंदरूनी सिक्योरिटी के मुस्तहकम होने में। वो वाक़या हो जाता है, फिर ये सूरत हाल जो है ये है, फिर जो आप बात कर रहे हैं कौमी धारे में लाने वालों की, अब वो किस तरह लाया जाना है, तो ये तो किस तरीके से तैयारी की आप बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो पहली चीज़ आपने कही, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का एक मुसल्लमा उसूल है कि हमें हर दफ़ा कामयाब होना है और जो दहशत गर्द हैं उन्हें खाली एक दफ़ा कामयाब होना है और पूरा मुल्क दहशत ज़दा हो जाता है। सो ये तो हमारी गलती है। ये जो एम्बेसडर की बेटी का हुआ, दासू का हुआ या और ऐसे इंसिडेंट और होंगे, तरीका क्या है? याद रखिए कि आज ही की खबर है कि इजराइलीज और इंडियंस ने पेगासस, इजरायली एक सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शायद बहुत सारे टेलीफोन्स को हैक किया है। इन सारे दहशत गर्दों ने भी यही सेलुलर टेलीफोन इस्तेमाल किए हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आई एम श्योर इस वक्त तक वो सॉफ्टवेयर्स हैं कि इनको मॉनिटर किया जा सके। एक दहशत गर्द अगर हमें पिंडी में मिलता है तो उसके नाम को और नंबर को हम क्लिक करें तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स हमें नजर आ जाने चाहिए और फिर उनको मॉनिटर किया जाए। सो नंबर एक, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। नंबर दो, हमें सारे जो उनको कौमी धारे में लाना है वो आसान तो नहीं, मुश्किल है, मगर उसमें बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगनी चाहिए। मगर जो चीज जल्दी हो सकती है कि जितने भी हमारे इदारे हैं, और अंग्रेजी में एक टर्म है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, उन सारों को एक डायरेक्शन देनी चाहिए और वो डायरेक्शन है कौमी सलामती पॉलिसी, कौमी डिफेंस पॉलिसी, कभी नहीं लिखी गई कौमी मफादात। और याद रखिए कि मैंने और गुलाम मुस्तफा साहब ने वॉर कोर्स में यही सीखा कि हमारा जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव है, और इस केस में होना चाहिए कि हमने फोर्सेज ने क्या करना है, सिविल ने क्या करना है, बाकी ने क्या करना है, वो निकलना चाहिए। पर्पस फॉर वॉर, पर्पस फॉर ऑपरेशन, वो डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, कॉमन पर्पस,
अच्छा, ये चीज 47 से लेकर आज तक हमने लिखी नहीं। सो ये क्विकली लिखी जा सकती है, लोगों की बिलीफ बनाई जा सकती है, ताकि वो सब एक ही सिमत में सोचें और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो क्रॉस पर्पसेस पे काम ना करें। मैं आता हूं मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर वेलकम बैक। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है इस वक्त एक सिक्योरिटी की सिचुएशन तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, और ज़ाहिर है कि ये जो जिस खबर की तरफ मसूद अख्तर साहब भी बात कर रहे थे वो अब आ रही है कि इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरान खान साहब का नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई है, जो जासूसी का एक निज़ाम है। फिर मतलब अगर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो ये खड़ा होकर कि यार FATF में पाकिस्तान इसलिए है कि हमारी कोशिशों का नतीजा है, तो जनरल साहब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी कोशिशें कहाँ हैं? क्या हम दुनिया को ये बावर नहीं करवा पा रहे कि भारत जो है वो क्या सफारती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है, वो रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है, वो इंसानी दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रहा है, और उसका प्राइम मिनिस्टर ही एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर जो है दहशतगर्दी का लफ्ज़ लिखा गया है। ये क्यों हम दुनिया को नहीं कन्विंस कर पा रहे? लेकिन दुनिया को कन्विंस करने के लिए जब आप बाहर निकलेंगे और उन लोगों से बात करेंगे या लोगों को कन्विंस करेंगे जो वहाँ पे थॉट लीडर्स हैं दुनिया के, हुकूमत एक चीज़ है, उनके अवाम दूसरी चीज़ है। मगरबी दुनिया में उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं जो थॉट लीडर्स हैं, उनसे कोई इंटरेक्शन हमारा हुआ है? कभी उनके सामने जाके हमने सारा मामला रखा है क्या? जो आप जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, इससे भी ज़्यादा संगीन जराइम हो चुके हुए हैं। भारत ने पिछले चंद महीनों में देखिए 3 उनके ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश की, पकड़ी गई है उनकी। इस पे किसी ने बात नहीं की, इस पे हमारी हुकूमत उसको कहीं लेकर नहीं गई। और ये जो भी आप बात कर रहे हैं, जयशंकर की बात कर रहे हैं, इससे पहले कितना बड़ा इंकशाफ हुआ था कि भारत के अंदर से इतना बड़ा एक जाल फैलाया हुआ था जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम कर रहा था। और ये मुमकिन नहीं है कि वो आइसोलेशन में काम कर रहे हों, और ये मुमकिन नहीं है कि उनको कोई डायरेक्शन ना आती हो। जनरल साहब, मेरे पास चूँकि वक्त बड़ा महदूद रह गया, मसूद अख्तर सर आखिरी 1 मिनट है, इस पर आपका कमेंट। दोबारा से सवाल क्विकली दोहरा दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का जो इतनी, जनरल साहब ने 3 और गिनवा दी, क्या मसला क्या है? मसला जनाब ये है कि नंबर 1 वो हमारे स्वर्न एनिमी हैं, हमें पता होना चाहिए था। हमारी एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी ज्यादा जूद असर होनी चाहिए, वो नहीं है। फॉरेन पॉलिसी लिखी हुई है नहीं हमारे पास। हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वजीर खारजा जो हैं, बदरजा उत्तम अपनी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत शुस्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें एक 1 वर्ड 1 फ्रेज खारजा पॉलिसी देनी चाहिए भारत की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ। हम ये बिल्कुल नहीं कर पाए, और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी नहीं होता रहा। मुईद यूसुफ साहब को भी एक क्लियर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देनी चाहिए, वो देंगे तो उनका काम भी आसान है। भारत के खिलाफ भी ईरान, अमेरिका और बाकी सारे जैसे मैंने कहा इदारे भी एक पेज पर आ जाएंगे। आज हमारे सारे इदारे एक पेज पर नहीं हैं, और उसकी वजह से वजारत खारजा भी पूरा काम नहीं कर पाती। तो आ रही है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, और बहुत शुक्रिया माशर रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।